नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आप नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 5। दूसरी लाश हवेली में ही बरामद हुई। वो चोटीवाला की लाश थी। चोटीवाला अपने कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। किसी ने उसका पूरा सीना चीर फाड़ दिया था, जैसे किसी जंगली जानवर का काम हो। सबसे पहले ये लाश भुवन ने ही देखी थी। बाकी लोग तो चाय पीने ड्राइंग रूम में आ गए थे। भुवन ने उन्हें जगाकर बुला लिया था। फिर जब वो चोटीवाला के कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला और फर्श पर खून फैला हुआ था। चोटीवाला चित पड़ा था। उसका बदन अर्धनग्नावस्था में था और उसका सीना चीर फाड़ दिया गया था। मारने वाला उसका कलेजा भी काट कर ले गया था। भुवन तेजी से वापस पलट पड़ा। अब किसी से कुछ छुपाना मुनासिब नहीं था। 2 कत्ल हो चुके थे। विलासा और मधुर के अलावा सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए थे। शंकर ने उनकी चाय पहुंचा दी थी। आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि हम सब किसी मुसीबत में फंस गए हैं, भुवन बोला। 2 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। उसके इन शब्दों ने बम के धमाके का काम किया। सब उछल पड़े। विपुल और खन्ना के हाथ से चाय के कप ही छूटकर कालीन पर बिखर गए। जोसेफ के हाथ में जो कप था उसकी प्लेट कांपने लगी। अब्बास ने कप एक सांस में खाली कर दिया। शंकर तो चाय सर्व करने के बाद किचन में बैठा रो रहा था। मुश्किल से उसने चाय बनाकर सर्व की थी। चोटीवाला की लाश उसके रूम में पड़ी है। दूसरी लाश सुलेमान की है, जो बाहर पड़ी है। भुवन ने सारी जानकारी दी। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि आप हिम्मत न हारे। ये काम भूत प्रेतों का नहीं है। यहाँ कोई गैंग है जिसने हम सबका अपहरण कर लिया है, और इसकी जानकारी हमें 2 आदमियों से मिल सकती थी। उन दोनों का ही कत्ल कर दिया गया है। क्या मतलब? खन्ना ने थूक निगलते हुए कहा। उसकी आवाज गले में फंस फंस कर आ रही थी। चोटीवाला वो शख्स था जिस पर सबसे पहले मेरा शक गया, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें डराने की कोशिश की, ताकि अगर कोई मारा जाता है तो हम यही समझे कि वो भूतों का काम है। मेरा दूसरा शक सुलेमान पर गया। वजह साफ है, प्रोडक्शन का ट्रक सबसे आगे था और बाकी गाड़ियां उसी को फॉलो कर रही थी। फिर वो सड़क पर क्यों मुड़ गया और हम सबको इस तरफ क्यों ले आया? तो वो गैंग क्या चाहता है? मुमकिन है इस अपहरण के बाद फिरौती की शक्ल में मोटी रकम वसूल की जाए। प्रमुख रूप से ये मोटी रकम 4 लोगों के घरों से मिल सकती है। मैं तो अकेला रहता हूँ, शादी नहीं की, ना ही मेरा परिवार अमीर है। वे किसान लोग हैं और गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। किसी को जानकारी भी नहीं होगी शंकर प्रोडक्शन वाला है, कोई अमीर आदमी नहीं। डैनी, जोसेफ और हरीश भी मोटी आसामी नहीं है। सिर्फ विराट खन्ना, विपुल भाई, विलासा, मधुर, इन 4 लोगों की फिरौती में मोटी रकम वसूल की जा सकती है। इनका प्लान यही होगा। सबूत ना रहे इसके एवज में वो बाकी सबको ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे। अगर उस गिरोह को ऐसा करना है, डीओपी हरीश ने कहा, तो भूत प्रेतों का ड्रामा रचने की क्या जरूरत है? अब तो हम फंस ही गए हैं। वो सामने भी आ सकते हैं। किसी का कत्ल करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर वे दोनों इस प्लान में शामिल थे तो उन्हें पैसा मिलना तय होगा। नहीं, वो सामने नहीं आ सकते, क्योंकि इस गांव के बारे में तो अफवाह फैलाई गई है, वो समाप्त हो जाएगी और उनका आगे का कारोबार ठप हो जाएगा। वे नहीं चाहते कि यहाँ मारे गए लोगों की तफ्तीश पुलिस इस नजरिए से करे, भुवन ने उत्तर दिया। फिरौती के बाद जब वो हमें छोड़ देंगे तो क्या तब पता नहीं चलेगा कि यहाँ डाकू रहते हैं? हम उन्हें एक्सपोज भी कर सकते हैं। फिरौती का सारा भेद भी खुल जाएगा, भले ही वो हमें मार दें। ये बात अब्बास ने कही। नहीं भुवन, तुम्हारे इस नजरिए में दम नहीं। यदि ये कोई गिरोह है तो हमारी गाड़ियां तबाह नहीं होती, हम सीधे यहाँ पहुंच जाते। और दूसरी बात ये कि मैंने विलासा का वो रूप देखा है जब उसने मुझे लात मारी थी। उसने मधुर का हाथ भी काटा। उसे एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? क्या वो भी डाकुओं के गिरोह में शामिल है? भुवन ने इन एंगल्स को नहीं सोचा था। उसे जवाब देते ना बन पड़ा। अब जो हो चुका उसके आगे की सोचे तो बेहतर होगा, डैनी बोला। हम ये मानकर चलें कि हम सबकी जान खतरे में है और हमें खुद को बचाना है। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर खन्ना ने खामोशी तोड़ी।
सबसे पहले तो उन लोगों को दफनाने का इंतजाम करो। यहाँ कुदाल फावड़े भी होंगे, वे जैसे भी थे हमारे यूनिट के सदस्य थे। कुदाल फावड़े मिल गए जो हवेली के बाहर जनरेटर वाले स्टोर में रखे हुए थे। चोटी वाले की लाश को एक बोरे में डालकर लाया गया क्योंकि लाश बहुत विभत्स थी। दोनों लाशों को हवेली के पीछे वाले हिस्से में दफना दिया गया। दिन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। शाम ढलते ही भुवन और डैनी छत पर आ गए। इन लोगों का अब भी यही ख्याल है कि भूत प्रेतों का चक्कर है, भुवन बोला। कल हम चोटी वाला पर शक कर रहे थे। वैसे तुम्हारी बात में ये तो वजन है कि चोटी वाला और सुलेमान जरूर कुछ जानते थे, पर कोई फिरौती के लिए हमारी किडनैपिंग करेगा ये नहीं हो सकता। वैसे ये भी हो सकता है कि सुलेमान से अनजाने में ये गलती हो गई हो जो हम इधर आ गए। तो उसे क्यों मारा गया? भुवन ने सवाल उठाया। रुको, अभी कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा, डैनी बोला। खन्ना साहब ने रात को पहरा लगाने की बात की है। आज पहरे पर शंकर और जितेश हैं, पर हमें उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम भी रात को चौकस रहेंगे। मैं छत से निगरानी रखूंगा और तुम? मैं हवेली से बाहर रहूंगा और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर आज रात कुछ न हुआ तो तुम्हारी बात का वजन बढ़ जाएगा। दोनों नीचे उतर आए, वरना ये लोग तुम पर भी शक करने लगेंगे, डैनी ने कहा। साईं, भुवन मेरे पास भी आया था, उसका फिल्म फाइनेंस के वास्ते, पर हमने उसको फाइनेंस के वास्ते मना कर दिया। विपुल भाई खन्ना से कह रहा था और तुमको फाइनेंस दिया। तुम्हारी बात में दम है भाई, लाशें भी सबसे पहले उसी ने देखी। और हाँ, मुझे ध्यान आ गया, ये लोकेशन भी तो उसी ने सजेस्ट की थी। वो अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ कर चुका था। बस तो सारा मामला साफ ही साफ है, विपुल ने कहा। उसने डाकुओं की कहानी इसलिए गढ़ी ताकि हम यही समझे कि हमें डाकुओं ने किडनैप कर लिया और फिरौती मांगने वाले डाकू ही हैं। असल में पैसे की जरूरत उसे खुद को है, क्योंकि वो पहले प्रोड्यूसर ही था। वो खुद सामने फ्रेम में नहीं आना चाहता। खन्ना और विपुल अपने कमरे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसने सुलेमान और चोटी वाला का कत्ल क्यों कर दिया? शायद वे दोनों इसके राजदार रहे हों, क्योंकि सुलेमान ही तो हमें इस सड़क पर लेकर आया। जरा सोचो, हम यहाँ फंस गए। क्या हमारी यूनिट के दूसरे लोगों ने जो लोकेशन पर है पुलिस को सूचना नहीं दी होगी? बरोबर दी होगी, खन्ना बोला। तो पुलिस अब तक यहाँ क्यों नहीं आई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या इसने पुलिस से भी सेटिंग की होगी? खन्ना सोच में पड़ गया। नहीं, इस तरफ पुलिस आती ही नहीं होगी। यहाँ ऐसी घटनाएं घटती रहती होंगी, तभी तो बैरियर लगाया गया है। प्रशासन और पुलिस ने तो पहले ही चेतावनी दी हुई है। इस तरफ आने वाले के साथ पहले जरूर कुछ हादसे हुए होंगे। ये बात भुवन की जानकारी में थी। हो सकता है यहाँ डाकुओं का गिरोह भी हो जो उसे सपोर्ट कर रहा हो, विपुल भाई ने जवाब दिया। सवाल यह है कि हम अब क्या करें? कुछ करना ही नहीं साईं, इसे अपना खेल तो पूरा करने दो। हम एक बार यहाँ से सही सलामत निकल जाएं, चाहे फिरौती देकर निकले। कंप्लेन तो बाद में भी हो सकती है, इसकी हम बैंड बजा देंगे। दोनों का डर काफी हद तक कम हो गया था। छत पर खड़े डैनी ने भुवन को एक झाड़ी में छुपते हुए देखा। वो कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में भारी हलचल थी। वो पूरे घटनाक्रम के तार जोड़ रहा था। फिर उसने कुछ फैसला किया और छत से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां तय करने लगा। हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बल्ब रोशन थे। डैनी ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। ड्राइंग रूम में जितेश और शंकर कालीन पर बैठे ताश खेल रहे थे। आहट सुनते ही दोनों ने रिएक्ट किया। डैनी सामने खड़ा था। उसके हॉलिस्टर में रिवॉल्वर झूल रहा था। मैं बाहर जा रहा हूं, डैनी ने कहा। बाहर तो भुवन मौजूद है, जितेश बोला। डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया और हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। हवेली का मुख्य द्वार पहले से खुला था, क्योंकि भुवन बाहर था और कभी भी अंदर आ सकता था। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। डैनी बाहर निकलकर चलता हुआ भुवन के पास पहुंचा। भुवन ने उसे आते देख लिया था। जब वो पास आया तो भुवन ने उसे धीमी आवाज में पूछा, तुम नीचे क्यों आ गए? सौदा करना है, डैनी ने कहा। सौदा? कैसा सौदा? भुवन झाड़ी से बाहर आ गया। जो खेल तुमने खेला है उससे 50% मेरा भी होगा। मतलब? देख, तू भी पुलिस वाला रह चुका है और मैं आर्मी सीक्रेट सर्विस में, यही बताने आया है? भुवन ने उसकी बात काटकर कहा। मुझको बहकाने की कोशिश मत कर। सुलेमान और चोटी वाला तेरे ही आदमी थे जो तेरे प्लान के बारे में जानते थे। चोटी वाला को तुमने ही विराट प्रोडक्शन में काम दिलाया था तो, और सुलेमान तेरे प्रोडक्शन में काम कर चुका है, डैनी ने तल्ख स्वर में कहा। तू कहना क्या चाहता है? इस गेम का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। फिरौती के लिए तूने कितनी रकम फिक्स की?
तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, वरना तेरा खेल खत्म कर दूंगा मैं। डैनी ने अपनी गन होल्स्टर से निकाल ली। भुवन के हाथ में तो गन पहले से ही थी। खेल खत्म करने से तेरा क्या मतलब है? भुवन का रिएक्शन आया। गोली मार दूंगा तुझे, बोल हाँ कि ना। तेरा शक बेबुनियाद है डैनी, गन रख ले। और सुन, मैं भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा हूं। दोनों ने एक दूसरे पर गन तान दी। बोल हाँ कि ना, डैनी गुर्राया। भुवन ने कुछ सोचा। देख डैनी, जो तू सोच रहा है, अगर वो बात सच निकली तो मैं तुझे आधा हिस्सा जरूर दूंगा। इस सिचुएशन में आकर हम आपस में ना लड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं तेरे साथ हूं, डैनी ने कहा और वहां से पलट पड़ा। अभी ऊपर से चौकसी रखना, भुवन ने कहा। डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पुनः हवेली की छत पर चढ़ गया। वो देखना चाहता था कि यहाँ भुवन के मददगार कौन कौन है। हो सकता है किसी और का भी कत्ल होने जा रहा हो सकता है उसका कोई और भी राजदार हो। वो छत पर आ गया। ड्राइंग रूम में जितेश और शंकर ताश खेल रहे थे। भुवन की निगाह गेट पर जमी हुई थी। वो अब भी उसी झाड़ी में दुबका हुआ था। डैनी ने उसका मूड ऑफ कर दिया था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर से उसे सुलगा दिया। अब वो सिगरेट के गहरे गहरे कश खींच रहा था, परंतु निगाह बदस्तूर गेट पर ही जमी हुई थी। इससे पहले वो हवेली की चार दीवारी का अच्छी प्रकार मुआयना कर चुका था। अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो श्योर था कि अगर कोई हवेली में दाखिल होगा तो इसी लोहे के गेट से अंदर आएगा। उसने घड़ी में वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। अचानक उसे दूर से माउथ ऑर्गन की बजती धुन सुनाई दी। धुन बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम बज रही थी। उसी समय भुवन ने लोहे के गेट को खुलते देखा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। गन उसके हाथ में आ गई। गेट से उसने किसी को अंदर आते देखा। वो वही बौना था जिसका जिक्र चोटी वाले ने किया था। बौने के कंधे पर लालटेन लटक रही थी। वो माउथ ऑर्गन बजा रहा था। गेट बंद हो गया। बौना धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखता बढ़ रहा था। भुवन अब उसे जिंदा ही पकड़ने को ठान चुका था। बौना एक जगह आकर ठिठक कर रुक गया। धुन बजनी बंद हो गई थी। बौने के पैरों में आर्मी बूट थे, जिसका ऊपरी हिस्सा उसके घुटनों तक फंसा हुआ था। बौना अपनी जगह से मुड़ गया और हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगा। भुवन झाड़ी से बाहर निकला और उसने बौने का पीछा करना शुरू कर दिया। बौना चलता हुआ एक वृक्ष के नीचे चला गया। फिर अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। फिर वो कहाँ गया, भुवन को नजर नहीं आया। भुवन तेजी से उस पेड़ के नीचे आ गया। हाथ में गन थामे वो इधर उधर देखने लगा। बौना कहीं नजर नहीं आया। भुवन पेड़ के नीचे ही खड़ा था। अचानक कोई चीज उसके सिर पर गिरी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक रस्सी का फंदा उसके गले में फिक्स हो चुका था, जो एक झटके में ही कस गया। भुवन की गन हाथ से छूट गई। वो दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर उसकी गांठ ढीली करने लगा, लेकिन गांठ पूरी तरह से कस गई थी। फिर रस्सा ऊपर खींचने लगा और भुवन के पांव ने जमीन छोड़ दी। वो चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो छटपटाने लगा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। विलासा गहरी नींद में थी, जबकि मधुर विंडो के पास खड़ा था। उसने गेट में एंटर होते बौने को देख लिया था और फिर भुवन को उसके पीछे मूव करते देखा। मधुर निडर इंसान था। वो समझ गया कि भुवन उस बौने को जिंदा पकड़ना चाहता है। बौना माउथ ऑर्गन पर एक धुन बजाता हुआ अंदर आया था। इसी धुन को सुनकर मधुर विंडो पर आ गया था। बेडरूम की लाइट ऑफ थी। भुवन उस बौने का पीछा दबे कदमों से कर रहा था। रात चांदनी थी। अचानक चांद बादलों की ओट में हो गया था। उस वक्त बौना एक पेड़ के नीचे मूव कर चुका था और उसकी लालटेन गुल हो गई थी। आगे का दृश्य मधुर नहीं देख पाया कि वहां क्या हुआ। उसकी समझ में यह भी नहीं आया कि भुवन वहां क्या कर रहा था। मधुर अब बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी समय विलासा के करहाने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया। लाइट ऑन कर दो मधुर, वो कराहती हुई बोली। मुझे डर लग रहा है। मधुर वापस पलटकर विलासा के पास आ गया। मधुर ने लाइट ऑन कर दी। विलासा उठकर बैठ गई। यहां मेरे पास जाकर बैठ जाओ। तुम खिड़की से क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, बाहर चांदनी रात है ना। मैंने कोई संगीत सुना था, जैसे कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा हो। क्या बाहर कुछ है? अरे नहीं, तुम्हारा वहम होगा। मधुर बेड पर आकर बैठ गया। विलासा ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। मधुर उसकी जुल्फों से खेलने लगा। उस वक्त मधुर ने अंडरशर्ट और लोअर पहन रखा था। विलासा ने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए और मधुर का लोअर उतारने लगी। लाइट ऑफ कर दूं? हाँ, लाइट ऑफ करके मेरे पास आ जाओ।
मधुर लाइट ऑफ करके विलासा के पास आ गया। दोनों लेटकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। तुम बहुत सेक्सी और हॉट हो जान, मधुर बोला। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी और फिर वो तूफान की जद में आते चले गए। काश कि मैं हॉट और सेक्सी ना होती। मधुर ने उसे बाहों में कस लिया। वो सब कुछ भूलकर विलासा में गुम हो गया। ताश खेलते खेलते शंकर चौंका। मुझे गैस की बू आ रही है। कहीं गैस सिलेंडर लीकेज तो नहीं कर रहा? देख कर आ, बू तो मुझे भी महसूस हो रही है। शंकर उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में शंकर ने अभी रोशनी जलाई नहीं थी कि किचन का दरवाजा बंद हो गया। जितेश ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। करीब 10 मिनट तक जब शंकर बाहर नहीं आया तो वो उठ खड़ा हुआ और किचन की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय बाथरूम में शावर चलने की आवाज सुनाई दी। जितेश बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाथरूम में दाखिल हुआ, पर उसके अंदर पहुंचने से पहले ही शावर बंद हो गया। उसने बाथरूम की रोशनी अभी तक ऑन नहीं की थी। उसमें ड्राइंग रूम की रोशनी आ रही थी। वो कॉमन बाथरूम था। अचानक उसने आहट महसूस की। उसके पीछे कोई बाथरूम में आ गया था। उसका मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चीखना चाहा, पर आवाज गले में ही फंस कर रह गई। जोसेफ बेडरूम में अकेला था। उसके बेडरूम का साथी डैनी था, जो अब वहां नहीं था। जोसेफ की आंखों में नींद नहीं थी। वो जाग रहा था और बार बार क्रॉस को माथे पर लगा रहा था। कमरे में रोशनी थी। उसने लाइट ऑफ नहीं की थी, पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। जोसेफ एकदम चौंक कर उठ बैठा और दरवाजे को घूरने लगा। कौन? उसने हकलाकर पूछा। डैनी, बाहर से भर्राई सी आवाज आई। उस वक्त उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो डैनी की आवाज नहीं थी। वो बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दरवाजा खोला ही था कि एक खंजर उसके सीने में पेवस्त हो गया। जोसेफ चीख भी नहीं पाया और लड़खड़ाकर खुले दरवाजे में गिर गया। डैनी टेरेस पर टहल रहा था। उसने भी माउथ ऑर्गन की धुन सुन ली थी। फिर उस बौने को भी देख लिया जो गेट के अंदर आ रहा था। बौने की मूवमेंट पर उसकी निगाह जमी थी। बौना पेड़ के नीचे चला गया और उसकी लालटेन बुझ गई। पेड़ के नीचे घना अंधेरा था। डैनी ने भुवन को उस तरफ जाते देखा और फिर भुवन उसी पेड़ के घने साए में गड़बड़ हो गया। डैनी को लगा वहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो देखता रहा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस वक्त चांद भी बादलों की ओट में चला गया था और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। अब डैनी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डैनी इंतजार करता रहा कि शायद कुछ नजर आए, पर कुछ नजर नहीं आया। वो खामोशी के साथ टेरेस के मुंडेर पर खड़ा रहा। अचानक उसे अपने पीछे ससराहट का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटा, पर तब तक देर हो चुकी थी। किसी ने उसे टांगों से पकड़कर मुंडेर की दूसरी तरफ उछाल दिया था। डैनी की चीख गूंजी, जो फिजा में विलीन होती चली गई। हवेली में सनसनी फैल गई। एक ही रात में 5-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। ये खबर सुनते ही कैमरामैन डीओपी हरीश को दिल का दौरा पड़ गया था। डॉक्टर बासु उसका चेकअप कर रहा था। हालांकि उसके भी हाथ कांप रहे थे। विपुल बेहोश हो गया। उसे भी बेडरूम पहुंचा दिया गया। 2 लाशें बाहर पड़ी थी। सबसे पहले मधुर ने जनरेटर ऑफ किया। भुवन एक पेड़ पर फांसी झूल रहा था। फंदा उसके गले में लगा था और जुबान बाहर निकली हुई थी। आंखें पूरी खुली थी। उसकी गन कदमों तले बेजान पड़ी थी। दूसरी लाश डैनी की थी, जो हवेली के पिछले हिस्से में औंधे मुंह पड़ी थी। उसका सिर तरबूज की तरफ फट गया था। एक गन अब भी उसके हाथ की गिरफ्त में थी। ऐसे जैसे मरने के पूर्व उसने गन निकाल ली हो, पर कोई फायर नहीं कर पाया हो। तीसरी लाश किचन में थी। वो शंकर की लाश थी, जिसका सिर काटकर गैस चूल्हे के पास ऐसे रखा गया था जैसे उसका भेजा निकालकर कोई डिश बनाने की तैयारी हो। सिर एक स्टील के प्लेट में रखा हुआ था, जिसमें खून जमा हुआ था। इसे देखकर ही हरीश को उबकाई आई थी। उसके बाद उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। चौथी लाश जितेश की थी, जो कॉमन बाथरूम में पड़ी थी। उसका पूरा सीना चीर दिया गया था और उसका कलेजा काट लिया गया था। ये भी विभत्स दृश्य था। उन सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। सबकी जुबान तालू से चिपक गई थी। 5वीं लाश जोसेफ की थी, जिसके सीने में खंजर पेवस्त था और वो दरवाजे पर औंधे मुंह पड़ा था। अब जो लोग हवेली में जिंदा बचे थे, उनकी हालत मुर्दे से भी बदतर हो गई थी। खन्ना ड्राइंग रूम में गुमसुम बैठा था। अलबत्ता पायल जितेश की लाश देखकर चीखें मारती अपनी बेडरूम में घुस गई थी और उसने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था।
विलासा ने मधुर को कमरे से बाहर नहीं आने दिया। जिस वक्त खन्ना ने दस्तक देकर दरवाजा खुलवाया था, विलासा सो रही थी, लेकिन मधुर जाग गया था। खन्ना ने उसे इशारे से बाहर बुलाया। फिर खन्ना के कहने पर ही मधुर ने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। हमें लोहे के गेट को मुकम्मल तौर से बंद करना है। क्या मतलब? मैंने अपने तौर पर बहुत सी बातों का पता लगाया है। कल जब यहाँ 2 मर्डर हुए थे, मेरा पूरा दिन इसी छानबीन में गुजरा। सबसे पहले तो मैंने ये मालूम किया कि क्या इस गेट के अतिरिक्त भी अंदर आने का कोई रास्ता है, पर ऐसा कोई जरिया नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इसी गेट से अंदर बाहर आया जाया जा सकता है। कत्ल करने वाला इसी गेट से अंदर आता है और इसी से बाहर जाता है। वो रात को 1 बजे के बाद आता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। इतना कहकर मधुर कुछ देर के लिए रुका। और वो कोई और नहीं, वही बोना है, जिसके बारे में चोटी वाले ने बताया था कि उसका नाम गोलू है। खास बात यह है कि लोहे का ये गेट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से काम करता है। इसे रिमोट कंट्रोल से खोला और बंद किया जाता है। तुम्हें कैसे मालूम? खन्ना ने पूछा। मैं फिल्मों में आने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूँ। मैंने गेट चेक किया था। इसका मतलब बौने के पास उसका रिमोट है। ये बौना बेहद खतरनाक, चालबाज और फुर्तीला है। मैं पिछली सारी रात जागता रहा। विलासा सो गई थी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। तब मुझे वो बौना गेट में दाखिल होता नजर आया। उसके कंधे पर लालटेन लटक रही थी और वो माउथ ऑर्गन बजा रहा था। उसके अंदर आते ही गेट बंद हो गया। फिर चूंकि उसकी मूवमेंट का एंगल बदल गया, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया, वरना मैं भुवन को मरने से बचा सकता था। भुवन की गन इस वक्त मधुर के पास थी। डैनी की गन अब्बास ने अपने कब्जे में ले ली थी। हमारा दुश्मन हमारी पहचान में है और हमारे पास गन भी है। अब उसे बच निकलने का कोई चांस नहीं देंगे, जैसा भुवन ने किया। शायद भुवन उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। अब हमें ऐसा करना है कि वो गेट ही ना खोल पाए। चलिए मेरे साथ। अब पूरी टीम का नेतृत्व मधुर ने संभाल लिया था। वो सबको लोहे के गेट तक ले गया। हमें इस गेट को पत्थरों से रोकना है, मधुर बोला। कैसे? हवेली में कुछ जगह पत्थर रखे हैं, जिन्हें चबूतरा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। हम उन पत्थरों को उठा उठा कर यहाँ रखेंगे और गेट पर एक दीवार खड़ी कर देंगे। गेट अंदर की तरफ खुलता है। जब कोई इसे बाहर से खोलने की कोशिश करेगा तो गेट नहीं खुल पाएगा। गुड आइडिया, खन्ना बोला। और जब बाहर से कोई आ ही नहीं पाएगा तो हमें मारेगा कौन? मान गए मधुर, तुम वाकई हीरो हो। अब्बास ने उसकी पीठ थपथपाई। काम तेजी से शुरू हो गया। पत्थरों की दीवार खड़ी करने में करीब 2 घंटे लग गए। अब हमें एक काम और करना है, मधुर ने कहा। क्या? खन्ना ने कहा। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारना है। पहले बाहर, फिर अंदर। मैं और अब्बास दाईं तरफ मूव करेंगे और खन्ना साहब आप बासु के साथ बाएं। 1 मिनट, अब्बास ने उसे बीच में टोका। तुम बासु के साथ मूव करोगे और मैं खन्ना के साथ, क्योंकि गन तुम्हारे पास है या मेरे पास। ओके, राइट, मधुर मुस्कुराया। हमें बारीकी से हर जगह की जांच करनी है। हवेली में अंदर आने का कोई रास्ता तो नहीं और यहाँ कोई छुपा हुआ तो नहीं है। 2-2 के जोड़े में वो मूव कर गए। मधुर ने उनमें नया जोश भर दिया था। अब उनके चेहरों पर दहशत के कोई चिन्ह नहीं थे। पतली घाटी। शूटिंग लोकेशन का इंचार्ज दीपक था। बस तो आ गई थी, लेकिन वे लोग नहीं आए थे जो गाड़ियों में और वैनिटी में थे। दीपक के लिए यह बेहद परेशानी का सबब था। पुलिस ने जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट दीपक को मिल गई थी। उनकी जांच के अनुसार वे सभी लोग मर चुके थे जो सड़क पर गए थे। दोनों वैनिटी खाई में गिरी पाई गई, लेकिन जांच दल खाई में नहीं उतरा। सिर्फ एक लाश उन्हें मिली थी जो ऑडी के ड्राइवर गुलशन की थी। वैनिटी के अलावा BMW की भी रिपोर्ट थी कि वो एक चट्टान के नीचे कुचली पाई गई थी। मर्सिडीज की भी रिपोर्ट थी, लेकिन प्रोडक्शन का सामान लाने वाले ट्रक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। स्थानीय पुलिस का मानना था कि उस सड़क पर जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता। इसी नजरिए से तफ्तीश की गई थी। अब स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दीपक ने यूनिट के प्रमुख लोगों को बुला लिया। उनमें शंकर का असिस्टेंट तौसीफ उसके पास ही बैठा था। फिर लाइटमैन का इंचार्ज जनार्दन आया। स्थानीय लोगों को दीपक ने इस मीटिंग में नहीं बुलाया था। कुछ आर्टिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर गोपी भी आ गया। सब लोग एक हट के प्रांगण में बैठ गए, जिनमें चेयर्स पड़ी हुई थी। दोपहर का वक्त था। दीपक ने सबको वो रिपोर्ट सुनाई जो पुलिस महकमे की तरफ से उसे मेल पर आई थी। तो ये मान लिया जाए कि वो लोग खाई में, तौसीफ ने घबराए स्वर में कहा। नहीं, दीपक ने उसकी बात काटी। पुलिस को सिर्फ दोनों वैनिटी खाई में नजर आई थी। उन्होंने उसी में खाना पूर्ति कर दी और आगे जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। उनकी रिपोर्ट में एक BMW का एक्सीडेंट भी था, लेकिन गुलशन के अलावा
किसी का भी शव वो बरामद नहीं कर सके। इसका मतलब वो सब लोग जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो वापस क्यों नहीं लौटे? गोपी का सवाल था। पता नहीं उन पर क्या गुजरी होगी। तुम कैसे श्योर हो कि वो लोग जिंदा है? एक आर्टिस्ट ने पूछा। सुनो, मैं एक सबूत के साथ बात करूंगा। सबसे आगे प्रोडक्शन का ट्रक था। उसके बारे में पुलिस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। ऑडी में डैनी और जोसेफ थे, साथ में चोटी वाला। उनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ गुलशन का शव मिला, जो शायद एक्सीडेंट के बाद वापस भाग आया होगा। बाकी तीनों लोग कहाँ गए? यकीनन वे सब आगे गए होंगे और वहां तक आए होंगे जहां इस सड़क का आखिरी छोर है। उस इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? तौसीफ ने पूछा। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? गोपी ने पूछा। मैं सभी एसोसिएशन को फोन लगाता हूं और उन्हें हालात से आगाह करता हूं। वे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। यही मैं सोच रहा था, तौसीफ ने कहा। दीपक ने अब मुंबई फोन लगाने शुरू कर दिए। प्रोड्यूसर इंपा वेस्टर्न इत्यादि को फोन किए। डायरेक्टर एसोसिएशन और सबसे ऊंचे एसोसिएट सिन्हा को फोन किया। उसके अलावा कुछ नामचीन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन दे दी। बॉलीवुड फिल्म नगरी मुंबई का दिल है। सारी दुनिया में उसका डंका बजता है और उनमें से बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। ये स्टार्स और ग्लैमर का संसार है और उनकी जायज मांग पर तुरंत सरकार एक्शन भी लेती है। सिन्हा की तरफ से बॉलीवुड के दिग्गजों की तुरंत ही अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई। सभी फिल्मी संस्थाओं के पदाधिकारी उसमें उपस्थित हो गए। सारा माजरा उनके सामने पेश कर दिया गया और तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई। गृह मंत्रालय से लेकर पीएम हाउस तक उनके फोन घनघना उठे। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया। तत्काल ही गृह सचिव का फोन टीकमगढ़ के पुलिस कमिश्नर को पहुंच गया। कमिश्नर दयाल के पास पहले से ही सारी रिपोर्ट थी। सर, उनमें से कोई जीवित नहीं बचा, सब गहरी खाई में समा गए। तो उनके शव क्यों नहीं खोजे गए? सचिव ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। ये वन विभाग का काम है, उन्हें सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए था। तो सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? सर, इसकी जवाब तलबी वन विभाग से लेनी चाहिए। शायद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनके पास पर्याप्त सामान नहीं होगा। हम तो उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सचिव ने फोन काटकर वन विभाग के सीनियर पदाधिकारी को फोन लगाया। यस सर। जो फिल्म यूनिट आखिरी सड़क पर फंस गई है, उसका क्या रहा? वो कौन सी सर? नॉनसेंस, आपको अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा। सचिव ने उसे बुरी तरह हड़काया। तुम लोग सरकारी दामाद हो ना, मुफ्त का वेतन लेते हो और अय्याशियां करते हो। जंगल के रिजॉर्ट में तो तुम लोगों की खूब पार्टियां चलती हैं। सर, मुझे केस की डिटेल तो बताइए। क्या टीकमगढ़ के पुलिस कमिश्नर ने एक फिल्मी यूनिट के खाई में गिर जाने की रिपोर्ट तुम लोगों को नहीं दी? एक मिनट, मैं पता करता हूं। पता करके हमें फौरन रिपोर्ट दो। अब वो विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट उनकी फाइलों में दबी हुई थी। उसे खंगाला गया। रिपोर्ट पहली बार सीनियर अधिकारी के टेबल पर पहुंची। उसने जल्दी जल्दी रिपोर्ट पढ़ी और फिर गृह मंत्रालय को फोन लगा दिया। सचिव ने उसकी कॉल रिसीव की। रिपोर्ट मिल गई सर, उसने कहा। मिल गई का क्या मतलब हुआ? उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर, उस घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने डिमांड की? नो सर, हमने अभी तक एक्शन ही नहीं लिया। अब मेरी बात गौर से सुनिए। सेंटर से एक टास्क फोर्स रवाना की जा रही है। वे लोग हेलीकॉप्टर से ही आएंगे और आपकी टीम से संपर्क कर लेंगे। हम 2 हेलीकॉप्टर कल सुबह तक रवाना कर देंगे। तुम लोग अपनी टीम को रेडी रखो। तुम्हें उन लोगों की लिस्ट भी मिल जाएगी जो आखिरी सड़क की तरफ गए हैं। उनमें से हर कोई मिलना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। शायद वे लोग 20-25 की तादाद में हैं। ओके सर। उस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और स्थानीय पुलिस से संपर्क बनाकर रखो। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो साथ ले लो। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझे? जी सर। सचिव ने फोन काट दिया। अगली सुबह 2 हेलीकॉप्टर राजधानी से कूच करने का फरमान आ गया। उनमें 8 कमांडो सवार थे जो इस तरह के ऑपरेशन के लिए एकदम फिट थे। उनके प्रत्येक कॉप्टर में 4-4 कमांडो थे। पैराशूट इत्यादि की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। उन्हें टीकमगढ़ पहुंचना था। दीपक के पास मुंबई से फोन कॉल आ गई। सूचना दे दी गई कि गृह मंत्रालय एक्शन में आ गई है। हरामखोर पुलिस वाले। दीपक पुलिस वालों को गालियां देने लगा। बिना पैसा खाए डकार ही नहीं लेते। ये भी नहीं देखा कि उसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। इन सबको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। पता नहीं उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। दीपक का सारा क्रोध पुलिस वालों पर फट गया। हवेली की बाहरी दीवारें पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी।
दाईं तरफ उसी दीवार से जुड़े 2 कमरे थे जो शायद नौकरों के लिए बनाए गए थे। हवेली की मुख्य द्वार ही उन कमरों की पिछली दीवार थी। इनमें छत की जगह टीन शेड पड़े हुए थे जो ढलुआ थे ताकि बारिश का पानी ना रुक सके। दोनों कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। खन्ना एक कमरे में दाखिल हुआ। बराबर में दूसरा कमरा भी था। बासु दूसरे कमरे को देखने लगा। इन दोनों कमरों में कबाड़ भरा पड़ा था। कमरों की पिछली दीवार पर सामान रखने के लिए लकड़ी के फट्टों को रखकर खांचे बनाए गए थे और इन खांचों में सामान पड़ा हुआ था। एक में तो बिल्डिंग मटेरियल का सामान था। सीमेंट के कट्टे, बजरी वगैरह बोरों में भरकर रखी गई थी। खन्ना ने उन पर सरसरी निगाह डाली। कमरे में एक चारपाई भी पड़ी थी जिस पर एक गठरी रखी हुई थी। खन्ना ने गठरी को टटोल कर देखा। वो बिस्तर था। दीवार पर एक लालटेन भी रखी हुई थी। एक चीज जो खन्ना ने महसूस की वो ये कि वहां धूल नहीं जमी हुई थी। कमरा साफ सुथरा था और बिस्तर पर भी धूल नहीं थी, जबकि दूसरे वाले कमरे में धूल और जाले पड़े हुए थे। उस कमरे को बासु चेक कर रहा था। दोनों कमरे आजू बाजू में बने थे। डॉक्टर बासु जिस कमरे को देख रहा था, खन्ना ने भी वो कमरा देखा, लेकिन पहले वाला कमरा बासु ने नहीं देखा था। डॉक्टर बासु, आप इधर आओ, खन्ना ने कहा। बासु उस कमरे से बाहर आ गया। खन्ना उसे बराबर वाले कमरे में ले गया, लेकिन बासु की समझ में नहीं आया कि खन्ना उसे वहां क्यों ले आया है। कुछ फर्क लगा? किस बात में? दोनों कमरों में, खन्ना ने कहा। नहीं, दोनों कमरे एक जैसे हैं। दोनों में कबाड़ और दूसरी जरूरत का सामान पड़ा है। शायद इनमें निर्माण करने वाले मजदूर रहते होंगे। सो तो है, मैं ये नहीं पूछ रहा। फिर एक कमरा तो धूल मिट्टी से हटा पड़ा है, दूसरा एकदम साफ सुथरा है, जैसे इसे अब भी कोई यूज करता हो। यहाँ एक लालटेन भी रोशनी के लिए टंगी है, जबकि दूसरे कमरे में नहीं है। इन कमरों में जनरेटर का कनेक्शन नहीं है। अलबत्ता कमरों के सामने झाड़ झंकार जरूर उगे हुए हैं। इन झाड़ों ने कमरे को सामने से ढक दिया है। इसी वजह से ये अभी तक किसी की नजर में नहीं आए। आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ कोई रहता है? रहने वाला आप कहाँ है? पता नहीं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो बौना इसी कमरे में रहता है? खन्ना ने झुककर चारपाई के नीचे देखा। नीचे एक संदूक पड़ा था। संदूक पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। फिर उसे चारपाई के नीचे रखा कुछ और सामान भी नजर आया। एक बोरा और रखा था। खन्ना ने बोरा बाहर खींच लिया। इस बोरे पर सुर्खी जमी हुई थी और दुर्गंध आ रही थी। जो चीजें पहले नजर नहीं आई थी अब नजर आ रही थी। कभी कभी सामने रखी चीज भी नजर नहीं आती। साइड की दीवार पर एक पर्दा खींचा हुआ था। बासु ने वो पर्दा हटाया तो दीवार पर कुछ चीजें टंगी नजर आई। ये हथियार किस्म की चीजें थी। तलवार, खंजर, तीर कमान, चाकू, छुरी, सबको दीवार पर बड़े करीने से फिक्स किया गया था। उनमें एक कोड़ा भी था। जरा देखना तो, बासु ने कहा। खन्ना उस बोरे को खोल रहा था जिसमें से दुर्गंध आ रही थी और फिर उसे उपकाई सी आ गई। उसने फौरन बोरी बंद करके खाट के नीचे सरका दिया। ये कमरे शायद पहले किसी ने नहीं देखे थे, या संभव है इनके दरवाजों पर तारे पड़े हों और इसे खोलने की जरूरत महसूस न की गई हो। खन्ना ने उठकर जब दीवारों पर टंगे हथियार देखे तो वो फिर से चौंक पड़ा। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि जिस बौने का जिक्र बार बार आ रहा है वो इसी में रहता है। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? बासु का प्रश्न था। वो मेन गेट के रास्ते बाहर भी आता जाता होगा। खन्ना ने अंदाजा लगाया। मुमकिन है दिन में बाहर रहता हो और रात को यहाँ। इसका मतलब वो इस वक्त बाहर है, बासु ने कहा। और अब चूंकि गेट पर पत्थरों की दीवार चीन दी गई है इसलिए वो अंदर नहीं आ पाएगा। बोरे में इंसानी कलेजे रखे हुए हैं। खन्ना बोला, आओ अब्बास और मधुर को खबर कर दें कि हमें एक सफलता मिल गई है। दोनों कमरे से बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।